बिहार। इस नाम में ना इतिहास गूंजता है, गंगा की लहरें दिखती हैं और हाँ, वो खास जायके भी याद आते हैं। बिल्कुल। आज हमारे सामने जो जानकारी है मुख्यतः विकिपीडिया से ली गई है। उसके जरिए हम इस प्रदेश की एक क्या कहते हैं बहुआयामी तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे। हाँ, क्योंकि देखिए बिहार सिर्फ एक नक्शे पर एक राज्य नहीं है। इन दस्तावेजों को देखें तो ये वो जमीन है जहाँ प्राचीन भारत की कुछ सबसे शक्तिशाली सल्तनतें फली फूली, जहाँ ज्ञान की धाराएं बहीं। और आज भी ये जानना जरूरी है कि भारत की सबसे घनी और सबसे युवा आबादी में से एक यहीं बसती है। सही बात है। तो चलिए इस जानकारी के सागर में गोता लगाते हैं। हाँ बिल्कुल। हमारा मकसद है इन स्रोतों के आधार पर बिहार के अतीत के गौरव को समझना, वर्तमान की हकीकतों को देखना, इसकी जो अनूठी संस्कृति है, अर्थव्यवस्था है और हाँ, भविष्य की क्या झलक मिलती है, जैसा इन दस्तावेजों में बताया गया है। जी, देखते ये स्रोत हमें क्या बताते हैं। तो कहाँ से शुरू करें? मेरे ख्याल से इतिहास वो सबसे स्वाभाविक पड़ाव लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इतिहास तो यहाँ के मतलब कण कण में बसा हुआ है। जानकारी के अनुसार प्राचीन काल में जो शक्तिशाली मगध साम्राज्य था, हाँ मगध, उसका हृदय, उसका केंद्र यही था। मौर्य वंश जिसने करीब करीब पूरे उपमहाद्वीप को एक सूत्र में पिरोया। हाँ और उसके बाद गुप्त वंश, जिसे भारत का स्वर्ण युग भी कहते हैं। जी। दोनों की जड़ें यही थी। पाटलिपुत्र यानी आज का जो पटना है, वो उनकी भव्य राजधानी हुआ करती थी। और क्या क्या नाम जुड़े हैं इस धरती से। सम्राट अशोक, जिनका धम्म चक्र आज हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर है, चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने साम्राज्य की नींव रखी, ये सब नाम इन स्रोतों में बहुत प्रमुखता से दर्ज हैं। और देखिए, ये सिर्फ सियासी ताकत का ही गढ़ नहीं था, ज्ञान का भी उतना ही बड़ा केंद्र था ये। अच्छा हाँ, सूत्रों में नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी जैसे विश्वविद्यालयों का जिक्र है। जरा सोचिए, ये उस दौर के ग्लोबल एजुकेशन हब थे। सही कह रहे हैं, दुनिया भर से छात्र आते होंगे। बिल्कुल। और धार्मिक नजरिए से देखें तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर, उनका जन्म वैशाली में हुआ। और गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? इसी धरती पर, बोधगया में। जानकारी ये भी बताती है कि वैशाली का जो वज्जी संघ था, वो दुनिया के शुरुआती गणतंत्रों में, मतलब रिपब्लिक्स में गिना जाता है। वाह। यानी राजनीति, ज्ञान, धर्म, हर क्षेत्र में एक बहुत गहरी विरासत है। लेकिन इतिहास हमेशा एक जैसा तो नहीं रहता ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मध्यकाल में, जैसा कि दस्तावेजों में लिखा है, बख्तियार खिलजी के आक्रमण ने इन विश्वविद्यालयों को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया। ये तो एक दुखद मोड़ था। हाँ, वो एक बहुत बड़ा झटका था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन फिर बिहार ने वापसी भी की। अच्छा। हाँ, सासाराम के शेरशाह सूरी का जिक्र मिलता है। भले ही थोड़े समय के लिए सही, उन्होंने मुगलों को कड़ी टक्कर दी थी और वो ग्रैंड ट्रंक रोड जैसे निर्माण कार्य करवाए। तो ये जमीन मतलब जुझारूपन भी दिखाती है। सही कहा। और आधुनिक इतिहास में देखिए, वहां भी बिहार पीछे नहीं रहा। 1857 का जो संग्राम था, उसमें बाबू कुंवर सिंह की वीरता का उल्लेख है। हाँ हाँ, उनका नाम तो सुना है। फिर 20वीं सदी में गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, वो तो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ, और वो यहीं से शुरू हुआ था। बिल्कुल। इसके बाद राज्य के बनने और उसके पुनर्गठन की कहानी है। पहले बंगाल से अलग होना, फिर 1936 में उड़ीसा का अलग राज्य बनना, और फिर सन 2000 में दक्षिणी हिस्से से झारखंड का निर्माण। ये सारी घटनाएं स्रोतों में दर्ज हैं। ये दिखाता है कि बिहार ने लगातार बदलाव देखे हैं और खुद को मतलब ढाला है। वाकई ये ऐतिहासिक सफर उतार चढ़ाव से भरा है, पर इसने भारतीय इतिहास पर एक बहुत गहरी अमिट छाप छोड़ी है। अच्छा, अब जरा यहाँ की जमीन और आबोहवा को समझते हैं, जिसका जिक्र इन स्रोतों में है। हाँ, भौगोलिक रूप से देखें तो जानकारी के अनुसार बिहार मुख्य रूप से एक मैदानी इलाका है। गंगा का मैदान। जी, जैसे गंगा और उसकी सहायक नदियां, जैसे सोन, गंडक, कोसी वगैरह, वो सींचती हैं, और ये नदियां इस जमीन को बेहद उपजाऊ बनाती हैं। अच्छा। उत्तर में नेपाल सीमा के पास हिमालय की तराई वाला इलाका है थोड़ा, सोमेश्वर श्रेणी उसका हिस्सा है, और दक्षिण में ये छोटा नागपुर पठार के किनारों को छूता है। और इसी उपजाऊ मैदान की वजह से ही कृषि यहाँ की अर्थव्यवस्था का आधार है ना? बिल्कुल बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि धान, गेहूं, मक्का, दालें, ये यहाँ की मुख्य फसलें हैं। और कुछ चीजें तो खास तौर पर मशहूर हैं, जैसे हाजीपुर के केले और मुजफ्फरपुर की शाही लीची। इनका जिक्र इन दस्तावेजों में खास तौर पर मिलता है। हाँ, लीची तो बहुत मशहूर है। जी। जलवायु की बात करें तो मौसम तो स्पष्ट हैं, गर्मी, सर्दी और बरसात। मानसून खेती के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन
हाँ, स्रोत कोसी नदी का जिक्र करते हुए बाढ़ की समस्या की ओर भी इशारा करते हैं। उसे बिहार का शोक भी कहा जाता रहा है। हाँ, वो तो है। अच्छा, एक आंकड़ा जो मुझे इन स्रोतों में बहुत दिलचस्प लगा, वो जनसंख्या से जुड़ा है। सिर्फ 11.3% आबादी शहरी है, मतलब लगभग 90% लोग गांवों में रहते हैं। जी हाँ। और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात, 58% आबादी 25 साल से कम उम्र की है। ये तो भारत के सबसे युवा राज्यों में से एक हुआ। हाँ, ये आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं। एक बहुत बड़ा ग्रामीण आधार और जबरदस्त युवा शक्ति, ये दोनों पहलू जो हैं वो बिहार के आज और कल की दिशा तय करने में मतलब अहम भूमिका निभाते हैं, जैसा कि इन आंकड़ों से अंदाजा लगता है। इस युवा और ग्रामीण समाज की अपनी एक अलग संस्कृति होगी, भाषा होगी। स्रोत इस बारे में क्या बताते हैं? भाषा के मामले में यहाँ काफी विविधता है। देखिए, हिंदी तो राजभाषा है ही और उर्दू को अतिरिक्त आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है। मैथिली, जिसे संविधान की 8वीं अनुसूची में भी जगह मिली हुई है, वो एक प्रमुख क्षेत्रीय भाषा है। इनके अलावा दस्तावेजों के मुताबिक भोजपुरी, मगही, अंगिका, बज्जिका ऐसी कई और बोलियां और भाषाएं यहाँ रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं। अच्छा। एक रोचक तथ्य ये भी है कि बिहार उन पहले राज्यों में था जिसने हिंदी को अपनी आधिकारिक भाषा बनाया था। ये तो दिलचस्प बात है। और पर्व त्योहार, संस्कृति तो उनमें भी खूब बसती है। निश्चित रूप से छठ महापर्व का जिक्र तो सबसे पहले और सबसे प्रमुखता से आता है। सूर्य देव और छठी मैया की उपासना का ये अनोखा पर्व अब तो खैर दुनिया भर में मनाया जाने लगा है। हाँ, बिल्कुल। इसके अलावा होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस ये सब तो हैं ही। और पटना साहिब गुरुद्वारा, क्योंकि वो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान है, तो उनकी जयंती और दूसरे सिख पर्व भी यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। और जब संस्कृति की बात हो रही है तो खान पान को कैसे भूल सकते हैं? लिट्टी चोखा का नाम तो अब शायद पूरे देश में जाना जाता है। हाँ, वो तो है ही। लेकिन स्रोत बताते हैं कि बिहार का स्वाद सिर्फ लिट्टी चोखा तक ही सीमित नहीं है। अच्छा, और क्या क्या है? अरे, सत्तू का जिक्र है, जिसे पिया भी जाता है और मतलब खाया भी जाता है। हाँ, सत्तू तो मैंने सुना है। फिर अनरसा, खाजा जैसी मिठाइयां हैं। गया का मशहूर तिलकुट है। ठेकुआ है, जो छठ पूजा का खास प्रसाद है। मालपुआ, दाल पीठा, जो एक तरह का देसी डिमसम जैसा होता है। दाल पीठा, वाह। हाँ, रसिया है, गुड़ वाली खीर, मखाने की खीर है। और गोपालगंज की पेरुकिया का भी जिक्र है। लिस्ट काफी लंबी है और इसमें शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के व्यंजनों का जिक्र मिलता है। उफ, सुनने में ही मुंह में पानी आ गया। ये विविधता तो कमाल की है। अच्छा, अब जरा अर्थव्यवस्था के उन पहलुओं पर आते हैं जिनका जिक्र इन स्रोतों में है, मतलब कृषि के अलावा उद्योग और सिंचाई। जी, देखिए, कृषि का प्रभुत्व तो है, लेकिन उसके बावजूद स्रोत राज्य में कई उद्योगों की मौजूदगी बताते हैं। जैसे मुंगेर में आईटीसी का वो पुराना सिगरेट कारखाना है, एक बंदूक फैक्ट्री भी है। हाँ। और जमालपुर में रेलवे वर्कशॉप है। ये तो पुराने हैं। हाँ, भागलपुर का जिक्र उसके रेशम उद्योग, सिल्क इंडस्ट्री के लिए है। बरौनी में तेल शोधक कारखाना है, मतलब ऑयल रिफाइनरी, और उर्वरक संयंत्र भी हैं। मुजफ्फरपुर और मोकामा में रेलवे वैगन बनाने के कारखाने हैं। ये तो बड़े और क्या कहते हैं, पारंपरिक उद्योग लगते हैं। क्या और भी हैं? हाँ, सूची में कई चीनी मिलों का जिक्र है, जो गन्ना उत्पादक क्षेत्र होने के नाते स्वाभाविक भी है। सही। चमड़ा प्रसंस्करण उद्योग हैं। कटिहार और समस्तीपुर में जूट मिले हैं। हाजीपुर में एक दवा कारखाना, मतलब फार्मास्यूटिकल प्लांट, और औरंगाबाद और पटना में खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग इकाइयां भी बताई गई हैं। और कुछ नया भी? हाँ, हाल के वर्षों में मधेपुरा और मढ़ौरा में रेल इंजन के कारखाने लगे हैं, और बंजारी और औरंगाबाद जैसी जगहों पर सीमेंट प्लांट भी हैं। तो मतलब स्रोत एक मिली-जुली औद्योगिक तस्वीर पेश करते हैं, कुछ पुराने, कुछ पारंपरिक और कुछ नए भी। हालांकि इन दस्तावेजों में शायद ये विस्तार से नहीं बताया गया है कि ये उद्योग आज कितने बड़े पैमाने पर चल रहे हैं या अर्थव्यवस्था में इनका कुल योगदान कितना है, पर हाँ, इनकी उपस्थिति जरूर दर्ज है। बिल्कुल। और जहां तक सिंचाई का सवाल है, स्रोत बताते हैं कि राज्य में सिंचाई की अच्छी खासी क्षमता विकसित की गई है। आंकड़े दिए गए हैं कि बड़ी और मध्यम योजनाओं से लगभग 49 लाख हेक्टेयर की क्षमता बनी है। अच्छा, ये तो काफी है। हाँ, क्षमता तो है, लेकिन जमीनी हकीकत ये भी है कि नहरों और नलकूपों के अलावा खेती अभी भी काफी हद तक मानसून पर निर्भर है। ये भी एक पहलू है। चलिए, अब शिक्षा पर आते हैं। एक ऐसा क्षेत्र जहां बिहार का अतीत तो मतलब असाधारण रूप से गौरवशाली रहा है। निसंदेह नालंदा और विक्रमशिला का नाम ही काफी है। जैसा कि स्रोत बताते हैं, ये प्राचीन दुनिया के ज्ञान के शिखर थे।
आधुनिक समय में भी पटना विश्वविद्यालय जो 1917 में स्थापित हुआ, उसने भी लंबे समय तक अपनी अकादमिक प्रतिष्ठा कायम रखी थी। लेकिन क्या स्रोत वर्तमान स्थिति के बारे में भी कुछ बताते हैं? क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है। हाँ, दस्तावेजों से ये संकेत तो मिलता है कि स्वतंत्रता के बाद कुछ दशकों में शिक्षा के स्तर में कुछ गिरावट आई, जो चिंता का विषय रहा। लेकिन अच्छी बात यह है कि हाल के वर्षों में सुधार के प्रयास तेज हुए हैं। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान बढ़ा है। और उच्च शिक्षा में, हायर एजुकेशन? उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार दिख रहा है, ये साफ है। IIT पटना, NIT पटना जैसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान खुले हैं। हाँ, ये तो बड़ी बात है। गया और मोतिहारी में केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्थापित हुई हैं। पटना में चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय यानी लॉ यूनिवर्सिटी है। हाजीपुर में CIPET है जो प्लास्टिक इंजीनियरिंग पर केंद्रित है, और निपर जो फार्मास्यूटिकल एजुकेशन और रिसर्च से जुड़ा है। ऐसे विशेष संस्थान भी आए हैं। अच्छा। इनके अलावा स्रोत कई और विश्वविद्यालयों, मेडिकल कॉलेजों और लगभग हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना का जिक्र करते हैं। तो ये शिक्षा के बुनियादी ढांचे के विस्तार का संकेत तो देता है। तो कह सकते हैं कि अतीत की नींव पर भविष्य बनाने की कोशिश नजर आ रही है। अब जरा प्रशासन और उन जगहों की बात करें जहां लोग घूमने जा सकते हैं, जिनका जिक्र स्रोत करते हैं। प्रशासनिक तौर पर देखें तो जानकारी के अनुसार राज्य 9 प्रमंडलों मतलब डिविजन्स और 38 जिलों में बटा हुआ है। ओके। शासन व्यवस्था में विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, यानी द्विसदनीय व्यवस्था है। स्थानीय स्वशासन के लिए पंचायतें और नगर निकाय हैं ही, और नागरिक सेवाओं को आसान बनाने के लिए RTPS यानी राइट टू पब्लिक सर्विस पोर्टल का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है। और पर्यटन के लिहाज से घूमने फिरने के लिए स्रोत किन जगहों को उभारते हैं? लिस्ट तो काफी लंबी और विविध है, सही बताऊं तो। ऐतिहासिक स्थलों में देखें तो पटना में कुम्हरार है, जहां प्राचीन पाटलिपुत्र के अवशेष हैं, और गोलघर है। हाँ, गोलघर तो देखा है। राजगीर है, जो मगध की पुरानी राजधानी थी और जहां बुद्ध ने उपदेश दिए थे। नालंदा के विश्वविद्यालय के खंडहर हैं। बोधगया का महाबोधि मंदिर परिसर, ये तो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। वैशाली है, जहां भगवान महावीर का जन्म हुआ। और सासाराम में शेरशाह सूरी का वो शानदार मकबरा। ये सब तो इतिहास प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। और धार्मिक स्थल? हाँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। गया का विष्णुपद मंदिर, जहां पितरों का पिंडदान होता है, वो तो विश्व प्रसिद्ध है। पटना साहिब गुरुद्वारा, मनेश शरीफ की सूफी दरगाह, औरंगाबाद का वो पश्चिम की ओर मुख वाला देवार सूर्य मंदिर। अच्छा। सीतामढ़ी, जिसे देवी सीता की जन्मस्थली माना जाता है, और पावापुरी का जल मंदिर, जहां भगवान महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया था। ये कुछ प्रमुख धार्मिक केंद्र हैं जिनका जिक्र मिलता है। इतिहास और धर्म के अलावा प्रकृति और संस्कृति में भी कुछ है? बिल्कुल है। प्राकृतिक स्थलों में नवादा के पास ककोलत जलप्रपात का जिक्र है, और पश्चिम चंपारण जिले में वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व भी है। अच्छा, टाइगर रिजर्व भी है? जी। सांस्कृतिक केंद्रों में मधुबनी का नाम आता है, जो अपनी विश्व प्रसिद्ध लोक चित्रकला मधुबनी पेंटिंग के लिए जाना जाता है। और सारण जिले का सोनपुर मेला, जिसे एशिया के सबसे बड़े पशु मेलों में से एक माना जाता है। हाँ, सोनपुर मेला तो बहुत सुना है। अच्छा, एक कोई अनोखी बात भी थी शायद। जमुई जिले के गंगरा गांव में कोकिलचंद बाबा मंदिर का जिक्र करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस गांव में पिछले कहा जाता है कि 700 सालों से शराबबंदी की परंपरा चली आ रही है, ऐसा दस्तावेज बताते हैं। 700 साल? ये तो वाकई अनूठी सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा का उदाहरण है ना? तो इन स्रोतों से मिली सारी जानकारी के आधार पर अगर देखें तो बिहार एक ऐसी जगह उभरती है जहां इतिहास की जड़ें बहुत गहरी हैं, संस्कृति में बहुत विविधता है, युवा ऊर्जा है, और हाँ, विकास की ढेरों संभावनाएं भी दिखती हैं। बिल्कुल। ये स्रोत एक ऐसे राज्य की तस्वीर पेश करते हैं जहां प्राचीन ज्ञान परंपरा और आधुनिक आकांक्षाएं मतलब साथ साथ मौजूद हैं। जहां कृषि जीवन का आधार है, वहीं औद्योगिक विकास के प्रयास भी हो रहे हैं। जहां इतनी घनी आबादी है, वहीं युवा शक्ति भी भरपूर है। ये विरोधाभास और ये संभावनाएं ही बिहार को परिभाषित करते हैं, जैसा इन दस्तावेजों से हमें समझ आता है। हमने आज इन दस्तावेजों में दी गई जानकारी के कुछ अहम पहलुओं को ही छुआ है, लेकिन जाहिर है हर विषय अपने आप में और भी गहरा है। सच है, सच है। ये चर्चा तो स्रोतों में जो उपलब्ध जानकारी थी उस पर आधारित एक कह सकते हैं अवलोकन मात्र थी। अंत में एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जो इन स्रोतों को पढ़ने के बाद उभरता है। देखिए, स्रोत एक तरफ नालंदा जैसे प्राचीन ज्ञान के शिखरों का जिक्र करते हैं और दूसरी तरफ IIT, NIT जैसे आधुनिक तकनीकी संस्थानों की स्थापना की बात भी करते हैं। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या बिहार अपनी इस असाधारण ऐतिहासिक ज्ञान विरासत
और आज की जो शैक्षिक प्रगति है उसके बीच एक पुल बना सकता है? क्या अतीत के अनुभव और भविष्य की तकनीक का संगम करके ये ज्ञान, नवाचार और विकास का एक ऐसा मॉडल बन सकता है जो अपनी जड़ों से भी जुड़ा हो और साथ ही नई ऊंचाइयों को भी छू सके? इस पर विचार किया जा सकता है। ये वाकई एक सोचने वाली बात है।